हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, हमारे सभी लॉ एस्पिरेंट, कानून की पढ़ाई से जुड़े हुए हमारे सभी एनर्जेटिक पर्संस, आप सभी को इस तनसुख पालीवाल एचओडी उत्कर्ष लॉ क्लासेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस एक शानदार और एनर्जेटिक सेशन के अंदर। एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास जो है ना, एक मैसेज के थ्रू करवा दो कि सर यस वी आर रेडी। आपका जो एक 3 वर्ड्स का एक मैसेज इतनी एनर्जी डाल देता है मेरे अंदर कि अगले आधे 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन भी हो जाए तब तक चिंता नहीं होती किस बात की कि आगे एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देवेंद्र रॉय जी, राजेश जी, नीलू जी सब लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। आज का ये सेशन हमारे देश की, हमारे भारत के अंदर जो प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा विरोध भी चल रहा है और जहां पर कहीं पर जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है कि हमने प्रोग्रेस में काम किया है, और वहीं पर अपोजिशन जो है और कुछ मजदूर संगठन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसको अगले 15 से 20 मिनट के इस छोटे लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव सेशन के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें कवर करना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देश के अंदर जब भी परिवर्तन हुआ है, आजाद भारत के 70 साल को उठा के हम देख लें, जब भी कोई नया कानून बना है या किसी कानून का खात्मा हुआ है, दी एंड हुआ है, उसके पीछे कोई न कोई सोशल मूवमेंट होता है, कुछ न कुछ हमारे पब्लिक के द्वारा की गई कोई एक्टिविटी होती है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या उन्हें लगता है कि हमारे साथ और बेहतर होना चाहिए, तब वहां पर नया चेंज आता है। हर चेंज अपने आप में क्या होता है, किसी न किसी बैकग्राउंड को लेकर रहता है, और आज उसी बैकग्राउंड को एक नए अंदाज में समझेंगे। देखो, ऐसा है कि लाइफ में एक प्रिंसिपल हमेशा अपना के चलना कि जहां पर पूरी दुनिया थ्योरेटिकल चल रही है, जहां पर पूरी दुनिया खाली शब्दों को पढ़ रही है, वहां पर आपको क्या करना है, शब्दों के साथ में इमेज को जोड़ते हुए उसको अपने माइंड में एकदम सेटअप कर लेना है। हमें यह नहीं भूलना है कि कहीं न कहीं हम लोग क्या है, हम लोग लॉ को सीखने वाले लर्नर हैं, एस्पायरेंट है, स्टूडेंट हैं, और हमारा टारगेट कहीं न कहीं हमारे कंपटीशन को, जहां इसके लिए हम लड़ाई करें, जिसके सपने को पूरा करने के लिए जुनून के साथ हम टिके हुए हैं, उसे पूरा करना भी है। आप में से कई कैंडिडेट न्यायिक परीक्षा की तैयारी को अपना सब कुछ मान के बैठ चुके हैं। आप में से कई कैंडिडेट्स क्लैट के एस्पायरेंट, कई लोग लॉ फील्ड के अलग अलग लेवल पे तैयारी करने वाले हैं। उन सभी को ये मैसेज स्प्रेड कर दीजिए। इस सेशन के अंदर जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। आपके ऐसे राइटिंग का जो जुडिशरी एग्जामिनेशन में सेशन रहता है, उसके अंदर आने वाला एक बर्निंग मुद्दा आज के सेशन में डिस्कस होगा, और साथ ही इसके अंदर हम लोग जो है ये बात भी जानेंगे कि हमारे कौन से कानून जो पहले थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, उनके बारे में भी समझना है। सो आर यू रेडी? अपने उपस्थिति का एहसास करो, मुझे एक मैसेज कर दो ताकि मुझे लग जाए कि हाँ, जिन एनर्जेटिक पर्सनालिटीज को मैं आज तक आप लोगों के बीच में फील करता आया हूं, वो भी आज यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। शुरू करते हैं। मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप एक टाइटल देख पा रहे हैं, और ये टाइटल क्या है कि श्रम कानून में बदलाव, सड़क से लेकर संसद तक विरोध चल रहा है, अपोजिशन चल रहा है। उसको ऑब्जर्व करना क्या हुआ ऐसा। देखिए, 2019 से ही इस विरोध की शुरुआत हो चुकी थी। एक बिल जो है 2019 में पास हुआ, और 3 बिल जो है वो अपने आप में अभी लास्ट मंथ सितंबर के अंदर पास किए गए थे। ये तीनों बिल थे वो संबंधित थे श्रम कानून के बारे में, लेबर लॉज के बारे में। लेबर आज के समय में कोरोना के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब हुई है वो है श्रमिक लेबर। उसको अपना कामकाज छोड़ना पड़ गया, जहां पर कुछ प्रॉपर तरीके से ना मैनेजमेंट था, पोटली बिस्तर उठाया और अपने गांव की तरफ चल दिया। इस कोरोना के अंदर हमने भी अखबारों के अंदर, हमने भी टीवी के अंदर इस तरह की कई दिल दहला देने वाली चीजों को देखा था, समझा था। अब हुआ कुछ ऐसा है कि लास्ट मंथ के अंदर 3 कानून, देखो मान लेते हैं उद्देश्य अच्छा होगा, मान भी लेते हैं कि वो कानून देश के हमारे जो ग्रोथ है उसको और बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है कि मानसिक भावनाओं को भी ध्यान में रखना, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सो लेट बिगिन। शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले बेसिक लेवल पर। हमारे इंडिया के अंदर जब कोई भी कानून बनता है तो उसका सीधा सा सिस्टम है कि या तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी या स्टेट का लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद आर्टिकल 245 में स्पष्ट लिखा हुआ है, और ऐसा ही कुछ हुआ। देश की पार्लियामेंट ने
लेबर लॉ, यूनिफॉर्म लेबर लॉ कोड बनाए। देखो एक होता है यूनिफॉर्म सिविल लॉ, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जब भी किसी भी कानून के पीछे वर्ड लिखा रहता है कोड, आप समझ जाना कि वो अपने आप में एक सिंगल कानून नहीं है, वो कई तरह के एक्ट्स वगैरह को समाहित करके कंसोलिडेट करके बनाया गया एक ग्रुप ऑफ लॉ है। क्या कह रहा हूं मैं? ग्रुप ऑफ लॉ होगा वो। यही चीज यहां पर हुई, 4 तरह के कोड बनाए गए थे। एक कोड 2019 में पास हुआ था और बाकी के कोड जो है 3 कोड पिछले महीने पास हो रखे हैं। संतोष जी हमारे जो श्रम मंत्रालय, देश के जो श्रम मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा पेश किया गया था लोकसभा के अंदर, फिर वहां से राज्यसभा में पास हुआ और फाइनली 23 सितंबर वो डेट थी जिसमें 3 अलग अलग बिलों को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया था। 23 सितंबर 2020। अब आज इस सेशन के अंदर इनके संबंध में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आप अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये जो चर्चा होने जा रही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या सेंसेशनल चीज से कोई लेना देना नहीं है। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सूचनाओं को, संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए और उसको अपने एग्जाम में यूज करने वालों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हुआ यूं था कि 2019 के अंदर कानून बना कोड ऑन वेजेस। जितने भी तरह के 4 वेजेस कानून थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मिनिमम न्यूनतम जो वेजेस एक्ट 1948 है, बोनस एक्ट है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, उनको सबशुम करके क्या बनाया गया, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। यानी कि अब जो है इसके प्रावधान कहीं कहीं है जो प्रभावी रूप से फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, अब इसमें हुआ क्या कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी गई कि मिनिमम वेजेस को तो रखा ही गया, साथ ही साथ में इसको टाइमली पेमेंट करने पर भी बाउंडेशन लगाएगी। पहले क्या था कि न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, अब कहा गया कि न्यूनतम वेतन भी टाइम पे दिया जाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, एक सिक्के की जिस तरह से हेड और कॉइन होते हैं ना, हर तरह के कानून के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो दोनों को समझना है, लेकिन दोनों के की पॉइंट पर हमें अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। ये एक एजुकेशनल पार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करता हूं मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अभी जो लास्ट 3 कोड जो पास हुए हैं, पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपके व्यावसायिक संबंध कोड है बिल 2020 का, उसने क्या किया, 3 कानून को, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इन तीनों कानून को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और अब क्या होगा, आज के बाद जब भी ट्रेड यूनियन की लीगलिटी की, ट्रेड यूनियन के एक्टिविटीज को सेंटेंस ऑफेंस में मानना है कि नहीं मानना है, अपराध मानना है कि नहीं मानना है, उसके बारे में ये जो कानून है उसको तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, अब इस स्पेशल कानून में देखो हमें क्या समझना है, 3 बातें समझनी है। एक आपसे जो एग्जाम के अंदर जानने लायक बात आएगी वो कि कौन सा कानून रिपील हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्या थे, बेनिफिशियल पॉइंट क्या थे। ये जो लेबर लॉ होता है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जुडिशरी या उसके अंदर काम आता है। सीए का एग्जाम होता है, वहां पर भी लेबर लॉ की जरूरत पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम है, वहां पर भी लेबर लॉ की होती है। और जो लेबर डिपार्टमेंट में स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है लीगल फील्ड का, उसके लिए भी इन कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज का ये सेशन सिर्फ न्यायिक या क्लैट के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, अपितु बल्कि जितने भी लॉ एस्पिरेंट है जिनका संबंध कहीं की लेबर डिपार्टमेंट से रहेगा या प्रोफेशनल कोर्सेज से रहेगा, उनके लिए रिलेवेंट होने वाला है। तो यहां पर 3 तरह के जो कानून थे उनको रिप्लेस किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के थ्रू। ठीक है, क्या दिक्कत है, लेकिन नया क्या आया, नया ये आया है, समझना इस पॉइंट को। मैं यहां पर आपके लिए कोई शब्द लिख के नहीं लाया हूं, कोई वर्डिंग्स नहीं है, वो तो आपको इंटरनेट पे कहीं पर भी मिल जाएगा। इनको इमेजिनेशन के थ्रू फील करना। रेगुलर क्लास जुडिशरी की चलती है, उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा मेथड क्या रहता है कि इमेजिनेशन मेथड के थ्रू चीजों को लिंक करके प्रोविजन को याद करना। आप यहां पर देख पा रहे हैं राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करना। अगर आपको लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीज सही नहीं है तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, विरोध करते हैं। इस कानून के अंदर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये है कि अगर कोई कर्मचारी भविष्य में, सुनना अच्छे से, इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है, यही सबसे वो लाइन है जिसके कारण विरोध चल रहा है। जो अन्य ग्राउंड है उनमें से एक मुख्य ग्राउंड ये भी है। इसमें यह है कि अगर कोई कर्मचारी अपने मैनेजमेंट के अगेंस्ट में विरोध करना चाहता है, स्ट्राइक पर जाना चाहता है, तो कम से कम उसको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। एक तो ये, और अगर ये मैटर कहीं पर भी ट्रिब्यूनल वगैरह के अंदर पेंडिंग चल रहा है
तो उस दौरान वो क्या नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता। यानी कि स्ट्राइक करने के उनके अधिकार को कहीं न कहीं एक तरीके से सप्रेस किया गया है, ऐसा इंटरप्रिटेशन उन जो ये लेबर यूनियन है उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 दिन तक हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार का हनन है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये, इसके अंदर आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस पर्सन को किक आउट किया जा रहा है। पहले ये होता था कि ऐसे जो कम फैक्ट्रीज वगैरह है जहां पर 100 से कम कर्मचारी है, उनके मामलों के अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए बिना कर्मचारियों की छटनी की जा सकती थी, रिट्रेंचमेंट किया जा सकता था। ये पहले का नियम है। अब क्या कर दिया गया है, अब 100 को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। ऐसी कंपनियां जहां पर 300 तक 300 लेबर काम करते हैं, वो कंपनियां कभी भी बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए कर्मचारियों को किक आउट कर सकती है। इस तरह के प्रावधान को यहां पर ऐड कर दिया गया है। रिटेंचमेंट पहले जबकि 100 था, यहां पर 300 कर दिया गया। तो कर्मचारी तो नाराज होगा ना। कर्मचारी जिस व्यक्ति को अपने नौकरी जहां पर वो काम करता है वहां पर सुरक्षित नहीं है, उसको पता है कभी भी किक आउट किया जा सकता है, तो भय तो होगा ना। तीसरा जो पॉइंट है वो कर्मचारी के फेवर का है कि यहां पर कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है कि 20 से ज्यादा कर्मचारी जहां पर भी एम्प्लॉय जहां पर भी है वहां पर एक कंप्लेंट कमेटी बैठनी चाहिए, परिवाद समिति बैठनी चाहिए जो उनकी कंप्लेंट को सुने डायरेक्टली। मतलब एक कर्मचारी जो बेचारा दिन के 500-600 रुपए कमा के अपना पेट गुजारा करता है, वो बार बार कोर्ट के महंगे खर्चे को बियर नहीं कर सकता। ऐसे मामलों के अंदर अगर कोई कमेटी बैठाई जाती है तो वेल एंड गुड। तो ये पॉइंट कहीं न कहीं हमारे ऑब्जर्वेशन से अच्छा पॉइंट रहा है कमेटी बैठाने का। बाकी जो दोनों पॉइंट हैं वो अपने आप में एक चर्चा का मुद्दा है, एनालिसिस का पार्ट है। ये तो बात हुई इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 की। उसके मैंने वो पॉइंट रखे हैं जो कहीं न कहीं अभी डिस्प्यूट में, विवादों के अंदर चल रहे हैं। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा जो कानून है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थी एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। ये जो कोड था 2020 का ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के संबंध में, इसने लगभग 13 कानूनों को रिप्लेस किया है। 13 कानून जिसमें आपके फैक्ट्री एक्ट भी शामिल है, माइंस एक्ट भी शामिल है, डॉक वर्कर, प्लांटेशन लेबर, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह, काफी पार्ट है जो इसके अंदर शामिल किया गया है। 13 कानून को इस कोड ने चैलेंज कर दिया, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया अपने आप में। तो ये अलग अलग कोड जो है वो उन्होंने या तो पुराने वाले कानून में से प्रोविजन को ले लिया है या फिर उस पूरे के पूरे कानून को ही रिप्लेस कर दिया है। तो यहां पर 13 कानून चेंज करके ये नया वाला कोड लाया गया, ऑक्यूपेंसी कोड इसको हम शॉर्ट में कहेंगे। और इसने क्या परिवर्तन किया, जरा चेक करते हैं। इसने कुछ पॉजिटिव चीजों को अपनाया। पहली बात, महिलाओं के संबंध में फीमेल वर्कर अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकता है। फीमेल वर्कर जो है नाइट शिफ्ट में काम कर सकता है। पहले इस पर बंदिश थी, रात को 7 बजे के बाद में और सुबह 6 बजे से पहले महिला वर्कर काम नहीं कर सकता था। लेकिन अब महिला वर्कर काम कर सकता है, लेकिन शर्त है उनकी मर्जी ऐसी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। बिना उनकी मर्जी के आप नाइट शिफ्ट में वर्किंग नहीं करा सकते। तो ये अच्छा पॉइंट। दूसरा ये है, यहां पर मान लीजिए कर्मचारी काम करते वक्त कभी गिर गया, मशीन में हाथ आ गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, उस केस में क्या होगा, इंजरी वाले केस में फाइन भरवाया जाता है। किससे, उस फैक्ट्री के ऑनर से, नियोजक से, एम्प्लॉयर से। प्रावधान किया गया कि वो जो फाइन होगा उसका कम से कम 50% फाइन किसको पे किया जाना चाहिए, उस कर्मचारी को पे किया जाना चाहिए, उस एम्प्लॉय को पे किया जाना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट कहूंगा मैं इसको। पहले क्या होता था, पहले कर्मचारी को वो ट्रिब्यूनल वगैरह में पैसे जमा कराने पड़ते थे। किसको, वो जो नियोजक था, फैक्ट्री था। अब जिसके बेचारे के साथ चोट लग गई उसको क्या मिला, उसको तो कुछ नहीं मिला। तो यहां पर 50% अमाउंट जो है उसको पे किया जाएगा। अच्छा पॉइंट, पॉजिटिव चीज। सेकंड, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके प्रति यहां पर एक स्पेशल लाइट दिया गया है। मेल फीमेल की तरह अब ट्रांसजेंडर को भी लेबर की तरह डील किया जाएगा। मतलब अब वो भी एक लेबर के कानूनी अधिकारों को यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर को एक पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है इस कानून के अंदर, ठीक उसी तरीके जैसे एक आदमी औरत मेल फीमेल को दिया जाता है। देन आफ्टर चौथी बात जो है वो ये है कि कोई भी अपॉइंटमेंट, किसी भी तरह की नियुक्ति जो है बिना अपॉइंटमेंट लेटर के नहीं होगी। यानी कि वो जो मौखिक तरीके से कि हाँ आ जाना कल काम शुरू कर देना, मौखिक तरीके से जो भर्तियां थी उनको खत्म कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में तो वैसे भी नहीं हो सकती, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये बात कही गई है क्या, कि वहां पर भी अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जॉब ज्वाइन कर सकते हो, भर्ती ले सकते हो।
तो चारों बातें इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट की बात करें, इस व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य के संबंधी कोड की बात करें, तो इसके चारों जो की पॉइंट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण बेनिफिशियल है। कानून का वर्ड है ना बोनाफाइड, तो यहां पर ये चारों बातें क्या लग रही है, कर्मचारी के बोनाफाइड इंटरेस्ट में लग रही है। आगे बढ़ते हैं यहां पर तीसरा, और जो हमारा मेन पार्ट था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सामाजिक जो सुरक्षा है उसके संबंध में। अब यहां पर यह समझना बड़ा जरूरी है, इस कोड ने क्या किया है, 13 अलग अलग कानून को अपने आप में रिप्लेस किया है, उनके प्रोविजंस को रिप्लेस कर रखा है। चाहे आपके एम्प्लॉय कंपेंसेशन हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो, प्रोविडेंट फंड हो, इन कानून को क्या किया गया, अपने तरीके से इनके प्रोविजंस को है जो अप्लाई किया गया। तो बेसिकली आज हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, इस पूरा जो एम्प्लॉय कोड के संबंध में नए कानून लॉन्च हुए हैं, नए कानून को ऑब्जर्व करना जा रहे हैं। इस कानून के अंदर 3 अलग अलग तरह के कोड 2020 में पास हुए और एक जो कोड है वो क्या हुआ था 2019 में पास हुआ था। तो उसके चौथे पॉइंट को अब हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, समझना है। तो यहां पर ये वो कानून थे जिसको सोशल सिक्योरिटी कोड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड, जो कैंडिडेट्स अभी बैच में लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने क्लास शुरुआत से अटेंड नहीं की, मैं उनको बता दूं आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो नए लेबर लॉ बने हैं, लेबर कोड बने हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं कहीं उनका विरोध हो रहा है, संसद तक, संसद से लगाकर सड़कों तक। तो क्यों है ऐसा, तो उसके की पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए आप में से कई कैंडिडेट्स के ईमेल्स आए थे, उन ईमेल्स के रेस्पॉन्स को पॉजिटिवली लेते हुए ये सेशन आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको अच्छे से समझो, मैं वापस कह रहा हूं, जो आप में से जुडिशियल कैंडिडेट है, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर क्या क्या चेंज हुए, पहला चेंज, जो ईपीएफओ के प्रावधान है वो अब सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर लागू करवाए जा सकते हैं। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो अपने आप में सुरक्षा की गारंटी देता है एक तरह की, वो अब क्या हो जाएंगे, सारे प्रोविजन पर लागू किए जा सकते हैं। दूसरा, अब जो ये हमारा लेबर लॉ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कवर कर रहा है। देखो, भारत के अंदर जो मोस्ट ऑफ पार्ट है ना वो कैसा है, ऑर्गेनाइज नहीं है। कंपनियां कितनी काम करती है, मोस्ट ऑफ जो सेक्टर है, आपके ठेला चलाने वाला, जो सैलून चलाने वाला, मटकियां बेचने वाला, ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ये असंगठित हैं। कृषि में एग्रीकल्चर वर्कर है, असंगठित है, उन वर्कर्स को क्या किया गया है, कवर्ड किया गया है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। और सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट जो है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है, पहले प्रावधान ये था कि कम से कम 5 साल कोई कर्मचारी काम करेगा ना, एम्प्लॉय, तो उसको क्या दिया जाएगा, एक अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है, जिसमें स्मॉल पार्ट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और मेजर पार्ट है वो जो उसका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो यहां पर अब ग्रेचुटी के अंदर पहले 5 साल का एक टेन्योर हुआ करता था कि 5 साल तक वर्क किया है तो ही ग्रेचुटी मिलेगी। अब इसको रिड्यूस करके 1 ईयर और कुछ विशेष केस में 3 ईयर कर दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। मतलब अब 1 साल या कुछ केसेस में 3 साल आप काम करोगे तो भी आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये प्लस पॉइंट है। यहां पर कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो बेसिकली ये सारी बातें थी किस संदर्भ के अंदर, जो हमारे लेबर कोड पास हुए हैं, 3 कानून बने श्रम कानून के अंदर। ध्यान से सुन लो, अब से आज के मतलब 23 सितंबर के बाद से भारत के अंदर श्रम कानून के अंदर एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन हो चुका है। पहले जितने भी पुराने कानून थे उन सबको हटाकर क्या कर दिया गया, अब नया कानून बना दिया गया है। यहां पर अर्चित चतुर्वेदी पूछे थे सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जो अलग एक पार्ट लगाया जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, उसको सेस कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस लगता है, तो टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस लगा तो एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको खर्च किया जाएगा। इज दैट क्लियर अर्चित जी, ये होता है सेस। अलग अलग तरह के सेस लगाए जा सकते हैं। बेसिकली अगर मोटा मोटी रूप से देखा जाए तो जो मेन अच्छे प्लस पॉइंट आए हैं इस नए वाले कानून के, वो ये है कि एक तो सिंगल लाइसेंस, पहले क्या था अलग अलग लाइसेंस लेना, कई अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे, पीएफ के लिए अलग लाइसेंस लो, ईएसआई के लिए अलग लाइसेंस लो, अब सिंगल लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको कहीं की बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स जो कानून थे, अब देखो मैं अगर कोई काम शुरू करना चाहता हूं तो 10 तरह के कानून को फॉलो करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं देखो चलो रहने देते यार, क्या करना काम काज, अपने नॉर्मल नौकरी कर रहे वही करो। लेकिन अगर लॉ आसान होता है तो उसको इंप्लीमेंट करने में, उस कानून को करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नाउ
अगला जो पार्ट है डिस्प्यूट, जो विवाद अगर कुछ होता है एम्प्लॉय, उसको थोड़ा आसान कर दिया है। जैसे विवाद समिति बना रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस आसानी से किया जा सकता है। पहले क्या होता था, बिजनेस बड़ा मुश्किल था, अलग अलग कानून को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट वाला वर्क है। तो यहां पर ये सारे जो बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, कहीं न कहीं अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऑब्वियस सी बात है बीइंग लेबर एग्री नहीं किए जाएंगे। और यही कारण है कि क्या किया जा रहा है, भारत देश के अंदर श्रम कानून का, इस नए वाले कानूनों का विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है और प्लस पॉइंट ये है कि समय के साथ में कई चीज़ों को चेंज किया गया। जो ट्रांसजेंडर थे उनको एक एम्प्लॉय का लीगल स्टेटस मिला, अच्छी बात है। समय के साथ साथ महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है, वरना कॉल सेंटर पर उनको काम नहीं दिया जाता था, अब वो ऐसा काम कर सकती है। ग्रेचुटी 5 साल से 1 साल करना अपने आप में अच्छी बात है, नहीं तो पहले ये दिक्कत रहती थी। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि अब कंपनियों को इजाजत दे दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा आधार पर क्या कर सकती है, लोगों को हायर कर सकती है। और संविदा आधार पर जब हायर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है, तो निकालना कंपनी के हाथ में रहता है। तो ये सारी बातें थी श्रम कानून के संबंध में। अगर किसी भी कारण से इंटरनेट इश्यू रहा है, आप इस सेशन को पूरा नहीं अटेंड कर पाए, कोई बात नहीं, 10 से 15 मिनट के बाद ये सेशन कंप्लीटली आपके यूट्यूब चैनल पर शो हो जाएगा। और अगर आपको ये जो प्रयास आज हमने किया है अच्छा लगा है, तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, इस नए कानून की जानकारी मिलनी चाहिए। देखो, शंखनाद हुआ है, ध्यान रखना। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध जाते समय शंखनाद होता था, तो ये मान लिया जाता है कि हर योद्धा अपनी कमर कस लेता है। जुडिशरी के एग्जाम में छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, इन सब के एग्जामिनेशन जल्दी होने वाले हैं, तैयार हो जाइए उसके लिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। और ऐसे राइटिंग को आप इसी तरह के मुद्दों से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। आज जो टॉपिक उठाया है थोड़ा सा बियॉन्ड द क्लाउड जाके, ये हमारे सिलेबस में जनरली नहीं होता है, लेकिन चूंकि ऐसे राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको कवर करना और लेटेस्ट पोजीशन जानना देश की, नेशन की, डेमोक्रेसी की, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अब आप लोगों से इजाजत लूंगा। मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का प्यार और स्नेह इतना बना रहता है कि एक एनर्जी की हिम्मत अपने आप आ जाती है आप लोगों के बीच में किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर सामने खड़े होने की। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।